अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीएसएस मेंटोर। आज का जो हमारा टॉपिक है इंतहाई इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू राइट एन एसे फॉर सीएसएस, पीसीएस एंड पीएमएस। ये मैंने बेसिकली उन एस्पायरेंट्स के लिए रखा है जो बिगनर्स हैं, जो ऐसे राइटिंग के हवाले से बहुत परेशान है और उनको ये समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी राइटिंग स्किल्स को किस तरह से इम्प्रूव करें और स्पेशली जो ऐसे राइटिंग है उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। तो आज से आपको डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और मेरा जो भी काम होता है, जो मेरी एफ़र्ट्स होती हैं, वो इस वजह से ही होती हैं कि जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो वाक़ई कमिटेड हैं अपनी स्टडी से और जो चाहते हैं कि हम सीएसएस को पास करें, तो ये मेरी एफ़र्ट्स उनके लिए है। तो आखिर तक आप मेरे साथ रहिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को दबाएं और हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी व्यूअर्स, हियर आर सम राइटिंग टिप्स फॉर सीएसएस एग्ज़ाम। यहाँ पे ये मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं, राइटिंग टिप्स हैं, जिनको हम वन बाय वन देखेंगे कि जो सीएसएस का जो पैराग्राफ होता है और जो ऐसे राइटिंग होती है उसको हम किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए जो मेन जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। किसी भी एक इफ़ेक्टिव ऐसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और ये जो सीएसएस का जो ऐसे होता है, ये कोई सिंपल ऐसे नहीं होता, हम इसको लाइट नहीं ले सकते, क्योंकि आपका ओवरऑल जो भी सीएसएस का पूरा आपका एग्ज़ाम होता है वो बेस्ड होता है आपकी ऐसे राइटिंग पे। तो ऐसे राइटिंग के हवाले से ये जो कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स रखे हैं, इनको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप हमारे जो ये मेरा जो लेक्चर है इसको आप ध्यान से सुने और आखिर तक देखें। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना होता है कि आप कोई भी टॉपिक लें। जब आप टॉपिक लेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। मीन्स कि उस टॉपिक से रिलेटेड आपने अपने माइंड में आइडियाज़ लेकर आने, आपने सोचना है, उसको मल्टीपल डायमेंशन में सोचना है। किसी एक सिमत में, एक डायरेक्शन में आपने नहीं देखना। आगे मैंने एग्जांपल दी है, हम ऐसे को भी डिस्कस करेंगे जो मैंने यहाँ पे रखा है। तो एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो अगर आपने क्या करना होगा कि उसकी ओवरऑल जो भी डायमेंशंस हैं, उसके पीछे जो रीज़न है कि जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो किस तरह से उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो आपने क्या करना होगा कि आपने ओवरऑल उसकी जो भी डायमेंशंस हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, उसको आपने सोचना है, समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि राइट डाउन ऑल द आइडियाज़, कि आपके माइंड में जो भी मटेरियल आ रहा है, जो भी चीज़ें आ रही हैं, तो आपने क्या करना है, अपने साथ पेपर पेन रखना है और वो आपने राइट डाउन करते जाना है, उनको आपने लिखना है। जब आप उनको एक जगह पे अपने आइडियाज़ को रखेंगे, देन क्या करना होगा कि एलिमिनेट ऑल द नॉन रिलेटेड आइडियाज़। देन आफ्टर यू हैव टू रिमूव अनइम्पोर्टेंट पॉइंट, कि आपने क्या करना होगा कि जो अनइम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, जो रिलेटेड आइडियाज़ नहीं होंगे, आपने उनको साइड में करना है, उनको आपने वहाँ से अलग कर देना है। देन अरेंज ऑल द आइडियाज़ इन सीक्वेंस बाय नंबरिंग देम। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप उन जो आपका रिलेटेड मटेरियल हो, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हो, आप उनको सीक्वेंस में अरेंज करें और नंबरिंग दें। देन मेक एन आउटलाइन। उसके बाद फिर आपने क्या करना होगा कि आपने एक आउटलाइन बनानी है। तो ये इसमें मेन पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अब आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं बात करूँगी वो है एजुकेशन इन पाकिस्तान। कि जो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस टाइप का है और उसको हम किस तरह से उसमें जो रिफॉर्म्स हैं वो कैसे ला सकते हैं। तो आपने क्या करना होगा कि सबसे पहले आपने आउटलाइन बनानी है। पहले तो आप क्या करेंगे कि एक रफ़ स्केच बनाएंगे, रफ़ आउटलाइन बनाएंगे एंड में जो पेज होता है वहाँ पे। अभी हम वैसे प्रैक्टिस की बात करेंगे, लेकिन आपने क्या करना होगा कि किसी भी टॉपिक को लेंगे तो आप उसको पहले मल्टीपल डायमेंशन में सोचेंगे। सोचने के बाद अभी जो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके सामने रखे, आपने उनको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपकी जब आउटलाइन बन जाएगी तो आपने उसको फेयर नहीं करना। आपने पहले क्या करना है कि आपने इंट्रोडक्शन को डिज़ाइन करना है, इंट्रोडक्शन को लिखना है। अब इंट्रोडक्शन को लिखना है तो उसके लिए मैं ये क्यों कह रही हूँ कि आउटलाइन आप पहले ना रखें, वो इस वजह से कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं तो जब हम इंट्रोडक्शन को राइट करते हैं तो कुछ उस वक्त हमारे माइंड में दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए बेहतर होगा कि आप पहले से आउटलाइन फेयर ना करें, तो वहाँ पे फिर आप एडिशन कर सकते हैं।
तब इंट्रोडक्शन आपका क्या होगा कि ये इंट्रोडक्शन आपका इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए और इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि जो आपका एग्जामिनर है उसको देख के ही उसके माइंड में इस तरह से एक क्लियर हो जाए और एक गुड इमेज आपकी क्रिएट हो जाए कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्चा है जिसने लिखा है कि मतलब इंतहाई इंटरेस्टिंग वे में लिखा है, उसको वो अट्रैक्ट करे। कि मीन्स को आपने क्या करना है कि इतना अच्छा इफेक्टिव वे में आपने ऐसे लिखना है। इंट्रोडक्शन पहला जो आपका तारुफ होगा, वो इंट्रोडक्शन जब आप देंगे तो उसमें आपने उसको माइल करना है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि उसका दिल चाहे कि मुझे इसको मार्क्स देने हैं। इस टाइप का आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, आइडिया दूंगी कि आपने इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखना है। जैसे हम कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, कि ये आपका पहला इंप्रेशन होगा। अब यहाँ पे आपने एग्जामिनर को अपनी तरफ माइल करना है, अट्रैक्ट करना है। अब सबसे पहले अगर आप कोटेशन देना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, कि ये आपका एक अच्छा इम्पैक्ट होगा कि आप कोटेशन के साथ स्टार्ट लेना चाहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं एक कोटेशन कोट कर रही हूँ कि एजुकेशन इज़ द मूवमेंट फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, एलन ब्लूम की है। तो क्या क्या कहता है कि एजुकेशन जो है वो एक स्ट्रगल है, एक मूवमेंट है, एक जदोजहद है, जो कि डार्कनेस से लेकर रोशनी तक, कि आपको अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ लाती है। यह है एजुकेशन। तो आप इस तरह से स्टार्ट ले सकते हैं। देन आपने क्या करना है कि उसका फिर टॉपिक सेंटेंस देना है कि जो जैसे हमारा जो टॉपिक है कि एजुकेशन इन पाकिस्तान। एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ द पीपल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट which can bring positive change in terms of social, political, religious, economic and मॉरल डेवलपमेंट। कि ये जो एजुकेशन है ये आपको मल्टीपल वेज़ में, डिफरेंट डोमेन्स में आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज लाता है। बिकॉज इट प्रोवाइड सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ओवर आल मैटर्स ऑफ द मासेस, कि जो लोगों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनके लिए एजुकेशन क्या करता है कि सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है कि जो आपके इश्यूज़ हैं आप उनको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरह से है। देखिए, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो आप सबके सामने है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ क्वाइट इररिस्पॉन्सिबल एंड डिस्करेजिंग बिकॉज ऑफ वेरियस इश्यूज़। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आपने हाईलाइट करना है कि जो पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम है वो किस वजह से अभी तक अप टू द मार्क नहीं है, क्यों अभी तक हम इतना पीछे हैं। देन फिर आपने यहाँ पे कुछ जो इश्यूज़ हैं, जो भी आपने अपनी आउटलाइन में लिखे होंगे, वो फिर आपने यहाँ पे रखने होंगे। उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है कि उसका इम्पैक्ट बताना होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो किस तरह से आपकी लाइफ पे और आपकी जो कंट्री है उसकी लाइफ पे वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहे हैं, कि मासेस जो हैं वो कैसे एक अनडिज़ायरेबल जो चेंज होता है उनकी लाइफ में आता है। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने एक सजेशन देने हैं, होप देनी है कि आप उनको किस तरह से रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका जो ऐसे है, आपका जो इंट्रोडक्शन होगा वो काफ़ी हद तक बेहतर होगा। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम आगे चलेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अब पहले मैंने पॉइंट क्या रखा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, आपने एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो बतानी है। अब यहाँ पे जो मैंने इसकी इम्पोर्टेंस रखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एजुकेशन इज़ कंसिडर्ड एज अ थर्ड आई ऑफ द पर्सन, and without educational blessing man cannot enjoy the high privileges of this contemporary world. Education plays vital role in all walks of the life of the person. It provides direction as men where should go and how it can be possible within their surroundings. That's why we call it brightness and a great hope in whatever kind of situation. Particularly in this age of scientific world, men cannot survive without education. कि आजकल का जो दौर है, जो साइंटिफिक एज है, उसमें विदाउट एजुकेशन मैन कैन नॉट सर्वाइव। सिमिलरली quality of education has become dire need of nations, as qualitative and productive masses are real power of any nation, and this power comes from education. कि अगर आप अपनी कौम को, अपनी कंट्री को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा कि आपने एजुकेशन की तरफ आना होगा। आप अपने मासेस को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करनी होगी, तभी आपकी जो कौम है, आपकी जो कंट्री है, वो तरक्की की तरफ जा सकती है। देन हमने क्या करना है कि मल्टीपल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान का जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें एक और ब्लंडर है कि मल्टीपल सिस्टम है। मल्टीपल सिस्टम इन अ सेंस कि वहाँ पे पब्लिक प्राइवेट का सिस्टम है, मदरसा एजुकेशन है,
ओ लेवल, ए लेवल, तो मतलब इस तरह के जो बहुत सारे डिफरेंस हैं जिसकी बेसिस पे ओवरऑल जो भी हमारी कौम है, जो नेशन है, हमारे लोग हैं, वो इक्वल जो क्वालिटेटिव एजुकेशन है वो नहीं हासिल कर सकते। हेयर आर सम प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान एजुकेशन। अब पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। अब प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी बेसिस पे जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है वो उस हिसाब से प्रोग्रेस नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए, स्पेशली इन दिस एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब सबसे पहले मैंने रखा है अनट्रेंड टीचर्स, कि हमारे पास जो टीचर्स हैं वो अनट्रेंड है, अनस्किल्ड हैं, उनके पास स्किल्स नहीं है। अब उनके पास अगर स्किल्स नहीं होंगे तो वो किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, उनको कैसे समझा सकते हैं, उनको कैसे अपनी बात समझा सकते हैं। कि टीचिंग स्किल्स होना बहुत बड़ी बात होती है और ये बहुत लाजमी होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे फ़ॉरेन में होता है, यूरोप साइड के वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं तो उनके बाकायदा लाइसेंस होते हैं कि ये पढ़ा सकते हैं, ये काबिल हैं कि नहीं। तो हमारे पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो जिसकी बेसिस पे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो उस हिसाब से रिज़ल्ट नहीं दे रहे। अब नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन पाकिस्तान। लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इज़ एन अनदर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब ये भी सबसे बड़ा एक इशू है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है पाकिस्तान में एजुकेशन में। टेक्निकल एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ऑल वेज एंड मीन्स, especially in the present scenario, whereas without technical education country cannot get maximum results in any field, either agriculture or business field। तो हमारे पास क्या ये लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वजह से भी काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स हैं और जो हमारा सिस्टम है वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा। देन है इनअप्रोप्रिएट बजट फॉर एजुकेशन। अब जो हमारा एजुकेशन का जो बजट होता है वो 1.5 और 2.0 ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। अब आप इस चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एजुकेशन का जो बजट है इतना कम है हमारा, तो उस बेसिस पे हम अपने एजुकेशनल सिस्टम में कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं। क्योंकि जो मनी है, आपकी जो फाइनेंस है, वो आपकी बेसिक नीड होती है, वो प्राइमरी रिसोर्स होती है किसी भी चीज़ में रिफॉर्म्स लाने के लिए। तो यहाँ पे ये भी काफ़ी एक प्रॉब्लम है सिस्टम में, हमारे एजुकेशन का जो सिस्टम है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम है जिसकी बेसिस पे हम रिफॉर्म्स को नहीं ला सकते। तो जो बजट है वो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट है आउटडेटेड सिलेबस। ये भी सबसे बड़ा इशू है। सिंस पाकिस्तान कैम इनटू एग्जिस्टेंस वी आर फॉलोइंग ओल्ड सिलेबस एंड दैट इज़ आल्सो मेजर इशू इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप सबके सामने है कि जब से पाकिस्तान बना है हमारा जो एजुकेशनल जो सिस्टम है, जो सिलेबस है हमारा, वही पुराना हम सिलेबस को फॉलो करते आ रहे हैं। अब हमारी जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन नीड्स न्यू terminologies as per new world phenomena, but still in our schools, colleges, universities are following old syllabus and students feel boring and waste of their time because they feel there is no learning and creativity। कि जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो बोरियत फील करते हैं, उनको कुछ नए आइडियाज़ नहीं मिल रहे, उनको कुछ चेंज नहीं मिल रहा जिसकी बेसिस पे वो अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे और स्कूल में इंटरेस्ट लेने के बजाय वहाँ पे वो बोरियत महसूस करते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा इशू है हमारा जो पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, कि वहाँ पे हम अभी तक पुराने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। कि जो दुनिया है वो कहाँ तक पहुँच गई है, मार्स जुपिटर तक पहुँच गई है, बट पाकिस्तान स्टिल इंगेज इन ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। तो ये सबसे बड़ा इशू है। उसके बाद ये भी सबसे बड़ा इशू है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। गर्ल्स आर मोर अवे फ्रॉम स्कूल देन बॉयज़। कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है एजुकेशन का, वहाँ पे गर्ल्स को परमिशन नहीं दी जाती, उनको स्कूल से दूर रखा जाता है। कहा जाता है कि एक हमारी स्टीरियोटाइपिंग है, एक जो हमारे कंजर्वेटिव माइंडसेट्स हैं वो अपनी लड़कियों को स्कूल जाने की परमिशन नहीं देते। तो आप देखते होंगे कि जो हमारे स्कूल्स हैं, पर्टिकुलरली जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जो गाँव की साइड जो देहाती इलाके हैं, वहाँ पे गर्ल्स को परमिशन नहीं दी जाती। तो ये भी एक इशू है कि जब तक हमारी औरत पढ़ी लिखी नहीं होगी तो हमारी जो कौम है, हमारी नेशन है, वो आगे नहीं आ सकती। उसके बाद है फिर कॉपी कल्चर। अब कॉपी कल्चर जो है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। नो वन कैन डिनाई दिस फैक्ट दैट कॉपी कल्चर हैज़ रूइंड द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान। कि ये जो कॉपी कल्चर है इसने हमारी एजुकेशनल सिस्टम को तबाह कर दिया है।
और अब ये हमारे पास इस तरह से जैसे एक कॉमन प्रैक्टिस बन चुकी है। पंजाब साइड अगर आप देखें तो वहाँ पे काफ़ी हमारे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन हम सिंध की साइड बात करें अगर इंटीरियर सिंध, तो वहाँ पे कॉपी कल्चर का काफ़ी रुझान है। और जिसकी बेसिस पे हमारे जो सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं, हालाँकि वो बहुत उसमें पोटेंशियल है, उसमें उनमें कैपेबिलिटी है और टैलेंट है, लेकिन ड्यू टू कॉपी कल्चर वो अपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा कि वो कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। आगे उनको रियलाइज़ होता है। अब उसके बाद है कॉर्पोरल पनिशमेंट। अब ये भी सबसे बड़ा ब्लंडर है। पाकिस्तान सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ इन हॉरिबल इमेज एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट इज़ आल्सो काज ऑफ फेलियर ऑफ एजुकेशन बिकॉज दिस एक्ट इन्फ्लुएंस टू स्टूडेंट्स अवे फ्रॉम द स्कूल्स स्पेशली इन रूरल एरियाज़। एक कॉर्पोरल पनिशमेंट की वजह से बच्चे जो हैं वो स्कूल से दूर भागते हैं, उनका मन नहीं लगता पढ़ने में। तो ये भी एक हमारे पास सबसे बड़ा इशू है। देन लैक ऑफ पेरेंटल केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं समझते। हालांकि उनकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने जो उनके बच्चे हैं उनको वो किस तरह से एजुकेशन की तरफ वो माइल कर सकते हैं, लेकिन वो उस हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं निभा रहे जैसे निभाना चाहिए। तो ये भी सबसे बड़ा इशू है हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ। क्योंकि वो ये समझते हैं कि अगर वो स्कूल जा रहे हैं तो ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ पे उनको हर चीज़ समझनी चाहिए और वो उस चीज़ से फिर आज़ाद हो जाते हैं, फ्री। अब ये यहाँ पे मैंने इसके कुछ इम्पैक्ट्स रखे हैं कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है तो उसके आपकी कौम के ऊपर कैसे उसके असरात हो सकते हैं। 3-4 आपके लिए बहुत होंगे, तो जब भी आप कोई भी ऐसे लिखें तो आप उसके 3-4 इम्पैक्ट आपको देना लाजमी है। अगर वो एग्ज़ामिनर पूछता है तो आपने देने हैं, और अगर नहीं भी तो अगर 2-3 आप उसमें मेंशन करना चाहें तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ जो आपकी डिमांड होती है क्वेश्चन की, आप उस हिसाब से काम करें। अब यहाँ पे मैंने ये रखा है कि डार्क फ्यूचर ऑफ द नेशन। ऑनेस्टली स्पीकिंग द फ्यूचर ऑफ द नेशन इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव मासेस। कि जो नेशन होती है वो बेस्ड होती है क्वालिटेटिव मासेस पे, कि अगर आपके लोग पढ़े लिखे होंगे तो उस हिसाब से वो आपको, आपकी जो कौम है उसको वो सर्व करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सेटबैक, कि आपकी जो इकोनॉमी है वो भी आपकी डिक्लाइन होगी। जैसे कि आप चाइना की मिसाल ले सकते हैं, जापान की मिसाल लें कि वहाँ पे उनकी जो इकोनॉमी है किस तरह से वो बूस्ट हो रही है। यूएसए, तो वो क्या करते हैं कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और उसके बाद क्या करते हैं कि वो अपने जो एजुकेशनल उनके इंस्टीट्यूशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको वो काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं, ओवरऑल जो भी उनसे होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। देन पुअर लिविंग स्टैंडर्ड, कि अगर आपकी एजुकेशन सही नहीं होगी तो फिर आपका जो लिविंग स्टाइल है वो भी उस हिसाब से नहीं होगा। अब हम बढ़ते हैं सजेशन की तरफ। अब ये यहाँ पे मैंने सजेशन रखे हैं कि अच्छा, सजेशन में मैं आपको यहाँ पे एक और बात शेयर करना चाहूँगी कि जो आप रीज़न बताते हैं आप उनका उलट कर दें, आप उनको कन्वर्ट कर दें, तो वो आपके फिर सजेशन बन जाएंगे। जैसे पहले हमने रखा था, पहले अनट्रेंड टीचर, अनस्किल्ड टीचर्स, तो आपने क्या करना होगा सजेशन में कि अपॉइंटमेंट ऑफ स्किल्ड एंड ट्रेंड टीचर्स शुड मैंडेटरी, कि आपके जो स्किलफुल टीचर्स होने चाहिए। आप अपनी कौम को, अपनी कंट्री में जो आप टीचर्स उनको प्रोवाइड कर रहे हैं उनको आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, आप उनके स्किल्स पे काम करें, उनको एक्सपर्ट बनाएं। देन प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन, आप उनको जो उनकी टेक्निकल एजुकेशन है आप उनको वो प्रोवाइड करें, आप उनको ऐसे इंस्ट्रूमेंट, उनको इक्विपमेंट दें ताकि वो अपने नेशन के लिए और अपने जो प्रोडक्टिव जो रिजल्ट्स हैं वो आपको दें। तो इस चीज़ पे भी आपने काम करना होगा, ये भी आपका क्या है, सजेशन है। उसके बाद है इंक्रीजिंग बजट फॉर एजुकेशन, कि आपने क्या करना होगा कि एजुकेशन के लिए आपने बजट को बढ़ाना है। जितना आपका बजट होगा आप उस हिसाब से उसमें रिफॉर्म्स ला सकते हैं, उसमें चेंज ला सकते हैं, इनोवेशन ला सकते हैं, क्योंकि विदाउट बजट उसमें हम चेंज नहीं ला सकते। तो यहाँ पे क्या करना होगा कि आपकी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी गवर्नमेंट है पाकिस्तान गवर्नमेंट, उसको बजट बढ़ाना होगा। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सिलेबस एज़ पर न्यू वर्ल्ड, कि हमारा जो सिलेबस है वो न्यू जनरेशन के हिसाब से होना चाहिए, उसमें न्यू टर्मिनोलॉजीज़ होनी चाहिए, न्यू टेक्निक्स होनी चाहिए। जैसे कि ऑल डेवलप्ड नेशंस डू फोकस ऑन क्वालिटेटिव एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिजिटल इन्हांसमेंट। सो पाकिस्तान मस्ट बी सीरियस अबाउट न्यू सिलेबस एज़ पर डिमांड ऑफ द न्यू जनरेशन। तो उसके बाद फिर हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता है। देन आता है क्रिएट लर्निंग एंड अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट,
कि हमें क्या करना है, हमारी गवर्नमेंट को क्या करना है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसमें एक अलग चेंज लाना है। बाय क्रिएटिव एंड लर्निंग एनवायरनमेंट वी कैन अट्रैक्ट मोर पार्टिसिपेंट टुवर्ड्स एजुकेशन बिकॉज लर्निंग अप्रोच एंड क्रिएटिविटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट इन ऑल डोमेन। कि हमारे पास जो है जिस चीज़ का जो गैप है वो क्रिएटिविटी है, कि हमारे पास लर्निंग नहीं है, हमारे पास क्रिएटिविटी नहीं है, इनोवेशंस नहीं है, न्यू आइडियाज़ नहीं है, यूनिकनेस नहीं है। तो अगर हम इन चीज़ों को लेकर आएंगे, इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपने एजुकेशनल सिस्टम में, तो हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी जो रेशो है वो बढ़ सकती है। देन प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू बोथ जेंडर। कि हमें दोनों को, गर्ल एंड बॉय, उन दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। एक नज़र से देखना है कि हमारे जो बच्चे हैं, आज के बच्चे, वो कल का हमारा फ्यूचर है। कि सीकिंग एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीज़न एंड स्टेट is responsible for this element that how will improve them quality of education to both girls and boys because both can reshape the destiny of our country. अब नेक्स्ट है एक्शन अगेंस्ट कॉपी कल्चर। कि ये जो प्रैक्टिसेस हैं हमारे कॉपी कल्चर की, तो उसको रिमूव करना होगा, उसके ख़िलाफ़ हमने कोई सख्त कार्रवाई करनी होगी हमारे गवर्नमेंट को, ताकि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का वो फ्री फ्रॉम कॉपी ऑफ कल्चर हो, कि वहाँ पे कोई भी इस टाइप की जो प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं होनी चाहिए। देन एग्जम्पलरी एक्ट अगेंस्ट कारपोरल पनिशमेंट। ये भी सबसे बड़ा एक भयानक रूप है हमारी कौम के अंदर। तो इस चीज़ को भी हमें ख़त्म करना होगा कि जो कॉर्पोरल पनिशमेंट है उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। उनको एक एग्जम्पलरी एक सज़ा जो है वो सबक आमोज़ होनी चाहिए, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई से डरे नहीं, क्योंकि उनके अंदर एक खौफ है और उस वजह से वो स्कूल से दूर रहना चाहते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नाउ हियर इज़ नेक्स्ट सजेशन, create awareness campaign, particularly increase the engagement of parents in the favor of their children's education. Parents are leading and most important personalities who make the child's image because they are teachers as well as first school for every child is its home। कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका जो रोल है वो काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि वो लीडिंग पर्सनालिटीज़ हैं, वो अपने बच्चों को बेहतर समझते हैं एज़ कम्पेयर टू टीचर्स। कहते हैं ना कि जो बच्चे की जो पहली दरसगाह होती है वो उसका घर होता है, तो वहाँ से अगर उसको बेसिक जो एजुकेशन है वो मिलेगी तो उसका जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि अवेयरनेस कैंपेन वो बनानी चाहिए, ताकि हम जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको हम इंगेज कर सकें, ताकि वो अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में तवज्जो का मरकज़ बने। जी व्यूअर्स, अब ये थे हमारे सजेशन। अब यहाँ पे लास्ट कंक्लूजन। देखिए, कंक्लूजन भी बहुत लाजमी होता है, इसको भी आप किसी कीमत पे स्किप नहीं कर सकते। तो कहीं आप ये समझें कि मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, मैंने सारे पॉइंट्स को भी देख लिया है, उसको भी सम अप कर लिया है, और फिर कंक्लूजन अगर नहीं दिया तो आप इसको रहने दें, आप उसके लिए बेफिक्र रहें। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंक्लूजन जो है वो आपका एंडिंग जो पॉइंट है, जैसे हम कहते हैं कि अगर आप काउंटिंग करें कि 100 है, अगर 100 में से आप 1 रुपये को भी निकाल देते हैं तो वो फिर आपका 100 पूरा नहीं हो सकता जब तक आप उसमें 1 रुपीज़ ऐड ना करें। तो कंक्लूजन भी ऐसा ही आपका पॉइंट है कि अगर आप इसको ऐसे में नहीं ऐड करेंगे तो फिर आपकी जो ऐसे की जो ब्यूटी है, जो खूबसूरती है, तो वो चीज़ आप उसको ख़त्म कर देते हैं, उसकी वैल्यू को आप ख़त्म करते हैं। अब कंक्लूजन आपका क्या होगा कि आपने इसमें एक, जैसे मैं कहती हूँ आपको कि ओवरऑल जो भी आपका आंसर होता है आप उसको सम अप करके आप इसको एक होप देते हो। अब मैंने जो इसका कंक्लूजन रखा है वो ये है, इन ट्रुथ एजुकेशन इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नेशन एंड विदाउट this blessing factor nation cannot survive with honor and regard, especially in this challenging world whereas we face the challenges at every single step. Furthermore, if Pakistan wants to get higher status in the world, then she has to move forward in the race of quality of education like Japan, China, USA, because developed countries are ruling in the world only on the basis of productive and quality of education. So that's all for today.
और आई होप कि जो ये जो मैं आज मेरा लेक्चर था, इससे आपके जो भी इश्यूज़ होंगे रिलेटेड टू CSS ऐसे, अब वो नहीं रहेंगे। और अगर आप इसमें कोई अपने आइडियाज़ शेयर करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।